हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 10th के सोशल साइंस के 2024 में बोर्ड एग्जाम में आए हुए दूसरे सेट को सॉल्व करेंगे। ये सेट है 825 IY। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट सेट को सॉल्व किया था और ये होगा हमारा सेट नंबर 2। तो आप इन सभी सेट को ध्यान से देखें क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगर आप इन सभी सेट्स को ध्यान से देखते हैं तो आप विकल्प के 20 में से 20 क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो एक बार सबसे पहले इस पेपर को देख लेते हैं। पेपर में सबसे पहले है अनुक्रमांक और नाम। तो ये दो चीजें आपको पेपर मिलते हैं लिखनी पड़ती हैं। उसके बाद ये है ईयर और उसके बाद है सब्जेक्ट और समय दिया है 3 घंटे 15 मिनट। साथ ही साथ पेपर के पहले आपको ये नोट दिया गया होता है। नोट में है 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए है और साथ ही साथ ये कुछ निर्देश दिए हैं जैसे कि इस पेपर को दो भागों में विभाजित किया गया है, खंड आ खंड बा। खंड आ में 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न है, खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न है। तो ये सभी आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद हम आ जाते हैं खंड आ में। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है और इसी को हम सॉल्व करेंगे। इसमें भी निर्देश दिया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे OMR उत्तर पत्रक में चिन्हित करें। तो इन सभी का आंसर OMR में देना है। पहला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? हिटलर, बिस्मार्क, मुसोलिनी, गैरीबाल्डी। इनमें से किसने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है, तो ये आप याद रखेंगे। इसका सही जवाब है ऑटो वॉन बिस्मार्क। उन्होंने जर्मनी के एकीकरण में सबसे ज्यादा भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ था? रोलेट एक्ट पास हुआ, खिलाफत आंदोलन चलाया गया, साइमन कमीशन भारत आया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। तो सबसे पहले आपको चौरी चौरा घटना याद करना है। चौरी चौरा घटना में कुछ विद्रोहियों ने गोरखपुर के चौरी चौरा नामक कस्बे में एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिससे कुछ पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई थी और यह हुआ था 1922 में। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो आपको याद रखना है, चौरी चौरा घटना का परिणाम हुआ था कि गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ था? 1875, 1878, 1880, 1885। इनमें से किस साल वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास हुआ था? तो आपको याद रखना है ये 1800 आपको याद रखना है यह एक्ट 1878 में पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने की क्या वजह थी? कृषि उत्पादों में अधिकता, जनसंख्या में वृद्धि, कॉर्न आयात पर नियंत्रण, उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। कॉर्न कानून समाप्त करने का इसमें से कारण क्या था? तो सही जवाब होगा उद्योगपति एवं शहरी लोगों का विरोध। ये कॉर्न कानून को समाप्त करने का सबसे मुख्य और तात्कालिक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था? तो आर्थिक महामंदी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। इससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। 1928, 1929, 1930, 1932। आर्थिक महामंदी कब प्रारंभ हुआ और इसकी वजह क्या थी? तो यह प्रारंभ हुआ था 1929 में और इसकी वजह थी कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। कृषि में उत्पादन बहुत अधिक होने के कारण रेट बहुत कम हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा की साझा करता है? बेल्जियम की देश की सीमा किस और देश के साथ कनेक्ट है, यह आपको इस क्वेश्चन में बताना है।
तो यहाँ पर सही जवाब होगा लग्जमबर्ग। बेल्जियम और लग्जमबर्ग की सीमा एक साथ जुड़ी हुई है, जैसे भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और बांग्लादेश, इन सब की सीमा जुड़ी है, ऐसे ही बेल्जियम और लग्जमबर्ग की भी सीमा जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संघ सूची का विषय है? व्यापार, शिक्षा, कृषि, विदेशी कार्य। इनमें से संघ सूची का विषय कौन सा है? संघ सूची ऐसी सूची होती है जिसमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र के पास होता है। तो यहाँ पर विदेशी कार्य ये संघ सूची से संबंधित है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ शिक्षा को याद रखेंगे, ये समवर्ती सूची से संबंधित है। इस पर कानून केंद्र और राज्य दोनों सरकारें बना सकती हैं। कृषि ये राज्य सूची से संबंधित है। व्यापार तो ये दोनों सूची में आता है, संघ और राज्य में, तो ये समवर्ती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व कहां पर सुनिश्चित किया गया है? स्थानीय निकाय में, लोकसभा में, राज्यसभा में, राज्य विधानसभा में। इनमें से किस सब संस्था में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा स्थानीय निकाय। स्थानीय निकायों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन है? बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी। इनमें से कौन उत्तर प्रदेश का विपक्षी दल है और कौन सा प्रमुख दल है? तो ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में इस समय बीजेपी की सरकार है, तो ये सत्ता वाली सरकार हो जाएगी, और इसकी जो विरोधी सरकार है वो है समाजवादी पार्टी। इसी को शॉर्ट में हम लोग सपा कहते हैं। तो ये यूपी की विरोधी दल है या विपक्षी दल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, उपर्युक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों में समानता को बढ़ावा दिया जाता है और व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ावा दिया जाता है। तो यहाँ पर का और खा दोनों सही हैं, तो हमारा सही जवाब होगा उपर्युक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सा खनिज धात्विक है? तो धात्विक और अधात्विक खनिज ये चैप्टर आप याद कर लेंगे। बॉक्साइट, जस्ता, मैंगनीज, अभ्रक, इनमें से धात्विक खनिज कौन सा है? बॉक्साइट, जस्ता और मैग्नीशियम ये तीनों ही धात्विक खनिज हैं। तो हो सकता है क्वेश्चन में अधात्विक खनिज पूछा हो, ये मिसप्रिंट की वजह से धात्विक हो गया होगा। तो आपको हम चारों ही विकल्प बता देते हैं, बॉक्साइट, जस्ता, मैग्नीज ये तीनों धात्विक हैं और ये अभ्रक जो है ये अधात्विक है। तो आप सब याद रखेंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसी के अनुरूप आंसर देंगे। अभ्रक अधात्विक और बाकी तीनों धात्विक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2010, 2001, 2005, 1990। इनमें से किस साल सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था? तो ये हुआ था 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परंपरागत साधन है? ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला। परंपरागत स्रोत का मतलब है ऐसे स्रोत जिनका उपयोग बहुत पहले से ही किया जा रहा है। तो इनमें से कोयला ये परंपरागत स्रोत होगा और बाकी तीनों अपरंपरागत या गैर परंपरागत स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? तीन क्षेत्रक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इनमें से किसे हम कृषि एवं सहायक क्षेत्रक कहते हैं? तो कृषि प्राकृतिक रूप से उत्पादन के अंतर्गत आता है, जिसका भी संबंध प्राकृतिक रूप से होगा वो सभी प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं। कृषि में हम प्राकृतिक रूप से कार्य करते हैं, इसलिए ये प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ आप याद रखेंगे तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं सेवाएं।
तो अलग अलग तरह की सेवाएं ये सब तृतीयक क्षेत्रक हैं। जैसे रेलवे, रेलवे भी एक प्रकार की परिवहन की सेवा है, तो ये तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? दैनिक कृषि मजदूर, बैंक मैनेजर, सैनिक, राजपत्रित अधिकारी। इनमें से कौन असंगठित क्षेत्र से संबंधित है? तो सही जवाब होगा दैनिक कृषि मजदूर। ये असंगठित क्षेत्र से संबंधित होते हैं और बाकी तीनों का संबंध संगठित क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? यूरेनियम, कोयला, थोरियम, खनिज तेल। मोनाजाइट रेत का ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे। इसका सही जवाब है मोनाजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है। थोरियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है और साथ ही साथ यूरेनियम भी रेडियो एक्टिव है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश की स्थिति मानव विकास सूचकांक में भारत से बेहतर है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है पेपर में, इसे भी आप याद रखेंगे। बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इनमें से किसकी स्थिति भारत से बेहतर है? तो ये है श्रीलंका। श्रीलंका की स्थिति मानव विकास सूचकांक में भारत से बेहतर है। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? 1960, 1989, 1991, 1995। इनमें से किस साल उदारीकरण शुरू हुआ था भारत में? तो इसका सही जवाब है वर्ष 1991 में भारत में उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्रक में आता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, सूचना प्रौद्योगिकी। प्राकृतिक प्रक्रिया से कोई भी कार्य होगा तो वो प्राथमिक क्षेत्रक में आता है और तृतीयक क्षेत्रक में आते हैं सेवाएं। ये दोनों पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए। निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? मोटे अनाज, ज्वार, चावल, दाल। इन सब में फलीदार अनाज कौन है? फलीदार अनाज होते हैं दालें, दालों को कहा जाता है फलीदार अनाज। तो इस प्रकार से अब ये 20 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आपको करना क्या है? आपको करना है इन सभी क्वेश्चंस को लर्न। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करें, आपको ज्यादा कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप बस हमारे सेट्स को सॉल्व करते रहें। आपके 20 में से 17, 18, 19 क्वेश्चंस इन्हीं में से फंस सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी और इसी प्रकार की क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी डेली आने वाली क्लासेज आप तक पहुंचती रहे।